प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 6.5 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों 4 भाग हैं। हम चारों भागों को एक एक करके हल करेंगे। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। मतलब कि अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई भी हमें लिखनी है। तो दोस्तों हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये कर्ण है हमारा AC। ठीक है, AB क्या होगा, लंब होगा, और BC क्या होगा, आधार होगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो अगर और एक और चीज हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो हम इन जो 4 भाग दिए, इन चारों भागों में देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है और उस बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, अगर उस बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो जो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है वही क्या होगी, हमारी कर्ण की लंबाई। तो आइए अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न के पहले भाग पर। प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले भाग में हमें 3 भुजाएं दे रखी है। पहली भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49। दूसरी भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग निकाल लेंगे जो कि होता है 576। और तीसरी भुजा दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग निकाल लेंगे जो कि होता है 625। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है दोस्तों इसमें, 7, 24, 25। 25 सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो इसे हमने नीले रंग से दिखा दिया। 25 का वर्ग हो गया हमारा 625। अब जो दो छोटी भुजाएं हैं 7 और 24, इनके वर्गों का योग देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, 7 का वर्ग है 49 और 24 का वर्ग है 576। तो 49 धन 576 निकालेंगे तो हमारा आएगा 625। ये दोस्तों सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर, और उसका वर्ग आए 625। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ण का वर्ग किसके बराबर है, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग। या फिर हम कह सकते हैं जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर मिल गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हमारा उत्तर हो गया हाँ। अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा उत्तर हाँ, तो हमें बताना है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले देखा था, अभी जो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होती है वही कर्ण की लंबाई होगी। तो प्रश्न के पहले भाग में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें 3 भुजाएं दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 8 सेंटीमीटर की। तो 3 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9। ठीक है, दूसरी भुजा है 8, तो 8 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 64। सबसे बड़ी भुजा है तो इसे नीले रंग से दिखा दिया हमने। ठीक है, फिर है 6, तो 6 का वर्ग आ जाएगा हमारा 36। तो दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग कर लेते हैं। दो छोटी भुजा कौन सी है, 3 और 6 सेंटीमीटर। 3 का वर्ग है 9 और 6 का वर्ग है 36। तो 9 धन 36 करेंगे तो कितना आया हमारा 45। लेकिन सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना आया था हमारा 64। तो 64 और 45 तो बराबर नहीं है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कर्ण का वर्ग जो है बराबर नहीं है, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी संतुष्ट नहीं हो रही, तो हमारा उत्तर होगा कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो नहीं होगा हमारा उत्तर। ठीक है, अब जब ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसके कर्ण की लंबाई भी हमें नहीं लिखनी है। तो प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा यहाँ एक समकोण त्रिभुज नहीं है, तो नहीं हमारा उत्तर है। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमें भुजाएं दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर की। पहली भुजा 50 सेंटीमीटर का वर्ग निकाल लेते हैं। 50 का वर्ग होगा 2500। फिर 80 का वर्ग निकाल लेते हैं। 80 का वर्ग होगा 6400, 6400। फिर 100 का वर्ग निकाल लेते हैं। 100 का वर्ग होगा 10,000। ठीक है, 100 सबसे बड़ी भुजा है तो इसे नीले रंग से दिखा दिया हमने। अब यहाँ पे दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकाल लेते हैं।
तो दो छोटी भुजा कौन सी है, 50 और 80। 50 का वर्ग है 2500 और 80 का वर्ग है 6400। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2500 धन 6400 करेंगे तो हमें मिलेगा 8900। पर ये तो 10,000 के बराबर नहीं है क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग जो है 10,000 है। यहाँ पर हमारी पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं हो रही है, तो कर्ण का वर्ग बराबर नहीं आ रहा है, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो हमारा क्या उत्तर होगा, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न के इस भाग का नहीं। प्रश्न के चौथे और अंतिम भाग में दोस्तों हमें दे रखी है भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 169, ठीक है। और ये सबसे बड़ी भुजा है तो हमने नीले रंग से इसको दिखा दिया। फिर 12 सेंटीमीटर है तो 12 का वर्ग होता है 144। फिर 5 सेंटीमीटर है, 5 का वर्ग होता है 25। अब हम क्या करेंगे, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। दो छोटी भुजा कौन सी है, 12 और 5। 12 का वर्ग है 144, 5 का वर्ग है 25। तो 144 धन 25 निकालेंगे तो 169 आ गया। अरे वाह। हमारा क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग भी 169 था, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हमारी संतुष्ट हो रही है। यहाँ पर हमें मिल रहा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो एक तो हमारा उत्तर हो गया कि हाँ, समकोण त्रिभुज है। और हमें प्रश्न में बताना है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। कर्ण की लंबाई के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13 सेंटीमीटर की। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, हमारी 13 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें कि कोण पी क्या है, समकोण है। तो कोण पी समकोण बना लिया तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। तो हमने एक पी एम लंब खींच लिया क्यू आर पर, क्यू आर पर लंब खींचा पी एम, ठीक है। तो दर्शाइए कि पीएम का जो वर्ग है, पीएम का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा, क्यूएम गुणा एम आर, क्यूएम गुणा एम आर के बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रयोग करेंगे प्रमेय 6.7 का। प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा था, हमने प्रमेय 6.7 के वीडियो में सिद्ध किया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण वाले शीर्ष यानी कि P से कर्ण पर लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये प्रमेय लग सकती है हमारी, ठीक है। तो दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, इसका मतलब इसके बाईं तरफ बना जो त्रिभुज है और दाईं तरफ जो बना त्रिभुज है दोनों समरूप होते हैं, ठीक है। यानी कि त्रिभुज QMP, ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज PMR के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्रम कैसे याद रहेगा वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए M समकोण है, ठीक है, तो M जो है वो बीच में रहेगा, ठीक है। जो लंब डाला है, जो लंब PM डाला था ना QR पे, जो लंब डाला है वो बीच में रहेगा, ठीक है, M, ठीक है। और वैसे ध्यान रखिएगा M जो है बीच में रहेगा और जो है यहाँ पर जो कॉमन है P, देखो दोनों त्रिभुजों में QMP और PMR, P आ रहा है दोनों में, तो P एक साथ नहीं होगा, या तो P एक त्रिभुज में पहले होगा एक में अंत में होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने P जो है पहले त्रिभुज में अंत में रखा है तो दूसरे त्रिभुज में पहले रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला बाईं तरफ वाला त्रिभुज, इसमें अगर M को तो बीच में ही रखना है, P को अंत में रखा तो क्या बच गया Q, तो Q को शुरू में रख देंगे। उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए, ठीक है, अब P को पहले त्रिभुज में अंत में रखा तो यहाँ पर पहले रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन अक्षर आ रहा है वो P है, तो P को यहाँ पे पहले रखेंगे, M को तो बीच में ही रखना है, ठीक है। जो समकोण वाला है अक्षर उसको बीच में ही रखना है, फिर क्या बच गया R, तो R को अंत में रख दिया। तो इस तरह से इसके क्रम को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आप अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, प्रमेय 6.7 के वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए प्रमेय 6.7 से। तो हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। अब आप चित्र को भूल जाइए,
अब बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने लिखा PM, तीसरा और दूसरा अक्षर PM, ठीक है, बटे, तो दाईं तरफ वाला भी जो है तीसरा और दूसरा अक्षर लिखेंगे, तो तीसरा अक्षर है R, दूसरा है M, तो बटे RM बराबर। अब लिखा पहला दूसरा अक्षर QM, ठीक है, तो दाईं तरफ वाला भी पहला दूसरा लेंगे बटे में PM, ठीक है। अब यही क्यों लिया, इसको समझ लीजिए। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है PM का वर्ग, तो एक PM हमें ऊपर लेना पड़ेगा, एक PM हमें नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पकड़ा, पहले PM लिया बाईं तरफ वाले त्रिभुज से, तो तीसरा और दूसरे अक्षर में आ रहा था, ठीक है, तो वो लिख दिया। फिर दाईं तरफ वाले में तीसरा और दूसरा अक्षर हमें लिखना ही पड़ेगा, तो हमने RM लिख दिया, ठीक है। अब बराबर लिखा, अब पहले दाईं तरफ वाला देखेंगे बराबर में, क्योंकि बटे में PM लिखना है, तो वो कौन से अक्षर आ रहे हैं, पहले और दूसरे, तो बटे में PM लिखा हमने, पहला और दूसरा अक्षर, ठीक है। अब ऊपर बाईं तरफ वाला पहला दूसरा अक्षर हमें लिखना ही पड़ेगा, तो वो हमने लिख दिया QM, ठीक है। तो ये है तरीका इसको, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये इस PM को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा PM गुणा PM, ठीक है। ये QM पहले से ही है, RM को ऊपर ले जाएंगे तो दाईं तरफ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा RM, तो गुणा में हो जाएगा RM, तो ये हो जाएगा QM गुणा RM, ठीक है। अब PM गुणा PM कितना होगा दोस्तों, PM का वर्ग, PM गुणा PM होगा PM का वर्ग, बाकी हमने बराबर QM गुणा RM लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, PM का वर्ग बराबर कितना होगा, QM को तो QM ही लिखा, RM को हम MR लिख दे, एक ही बात है, ठीक है। MR लिखें या RM लिखें, ये तो लंबाई है ना, एक ही चीज है, तो RM को हमने यहाँ पे लिख दिया MR, तो हमारा आ गया PM का वर्ग बराबर QM गुणा MR। दोस्तों देखिए, यही हमें दर्शाना था, PM का वर्ग बराबर QM गुणा MR, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, ठीक है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि कोण A क्या है, समकोण है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, तथा AC जो है BD पर लंब है। BD पर एक लंब डाला हमने, कौन सा, AC, ठीक है, ये लंब है, ठीक है। तो ये जो कोण C है, दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ 90 डिग्री का होगा, तो दर्शाइए। प्रश्न के 3 भाग हैं, हम तीनों भागों को हल करेंगे। बस हम पहले समझ लेते हैं कि हम तीनों भागों को कैसे हल करेंगे, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। दोस्तों हमने प्रमेय 6.7 के वीडियो में सिद्ध किया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यहाँ पर देखिए ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A जो है वो समकोण है, कोण A जो है समकोण है, ठीक है, ठीक है। तो इसका कर्ण क्या होगा, BD, ठीक है, कर्ण BD होगा, ठीक है। तो प्रमेय के हिसाब से समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष हो गया A से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो A से कर्ण BD पर लंब डाला AC, ठीक है, AC लंब है BD पर, तो ये प्रमेय 6.7 एकदम उपयुक्त है इसके लिए, ठीक है। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये जो लंब है AC, इसके दोनों ओर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, ये एक लाल वाला त्रिभुज और ये हरा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। यानी कि ABC जो है वो ABD के समरूप होगा, उसी प्रकार ACD भी ABD के समरूप होगा संपूर्ण त्रिभुज के, तथा ये दोनों त्रिभुज परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। तो ABC जो है वो ACD के भी समरूप होगा, ठीक है। क्रम देख लेंगे हम कि क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रमेय को हम प्रयोग करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि किसको किससे समरूप दिखाना है, कब हल करने के लिए। तो देखो पहले प्रश्न में हमें AB का स्क्वायर पूछा है, तो AB जो है वो ये जो लाल वाला त्रिभुज है उसमें आ रहा है, ठीक है, हरे वाले त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में हम प्रयोग करेंगे, ये जो लाल वाला त्रिभुज है उसको समरूप करेंगे बड़े त्रिभुज से, ABC को समरूप करेंगे ABD से, ठीक है। दूसरे वाले में देखो AC का वर्ग पूछा है, तो देखो AC जो है वो लाल त्रिभुज में भी है, हरे में भी है, तो इस स्थिति में हम लाल और हरे त्रिभुज को समरूप करेंगे, ठीक है। तीसरे में देखिए AD का वर्ग आ रहा है, AD का वर्ग सिर्फ हरे त्रिभुज में, लाल में नहीं है, तो हरे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज से समरूप करेंगे और ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। प्रश्न के पहले भाग में दोस्तों हमें दर्शाना है AB का वर्ग बराबर BC गुणा BD। तो AB का वर्ग, तो देखिए AB जो है भुजा वो कौन कौन से त्रिभुज में आती है, देखो लाल वाले त्रिभुज में आती है AB, ठीक है, और बड़े त्रिभुज में आती है ABD में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में नहीं आती, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज को हम समरूप बोलेंगे,
लाल वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को। ठीक है, तो ये हम किससे बोलेंगे? प्रमेय 6.7 से। ठीक है, प्रमेय 6.7 से लाल वाला त्रिभुज और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। ठीक है, अब इनके क्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रम कैसे लिखेंगे दोस्तों? क्रम आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो है कोण बी। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में भी और लाल वाले त्रिभुज में भी। तो बी को दोनों तरफ पहले लिख दो। ठीक है, फिर बीच में दोनों का जो समकोण कोण है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं पहले लाल त्रिभुज की। तो लाल त्रिभुज में समकोण कौन सा है? सी। तो फिर हमने लिख दिया सी। ठीक है, तो बी लिख दिया, सी लिख दिया, फिर लाल त्रिभुज में बचा क्या? ए। तो ए लिख दिया। उसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज में बी तो लिख दिया हमने, जो कॉमन कोण था दोनों में, उभयनिष्ठ कोण जो था। ठीक है, फिर इसका समकोण कौन सा है? ए। फिर हमने ए लिख दिया, तो बी लिख दिया, ए लिख दिया, फिर क्या बच गया? डी। तो डी। तो इस तरह से इसका क्रम लिखा जाता है। बस इतना कर लिया, फिर तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब हम जानते हैं, अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था हमने, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है, अब अनुपात का क्रम हम ऐसा लिखेंगे, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो हमें ए बी का वर्ग लाना है, तो एक ए बी बाईं तरफ ऊपर होगा और दाईं तरफ नीचे होगा, तभी ए बी का वर्ग आ पाएगा। ठीक है, तो देखो हमने ए बी लिख दिया। अब देखते हैं, ए तीसरा अक्षर है और बी पहला है, तो पहला और तीसरा और पहला अक्षर लिखा ए बी बाईं तरफ के, तो बटे में दाईं तरफ का तीसरा और पहला अक्षर लिख देंगे। तो डी और बी, ये तीसरा और पहला अक्षर है वो लिख दिया बराबर। अब दाईं तरफ पहले बटे में ए बी लिख देंगे। बटे में ए बी लिखा, तो दाईं तरफ देखिए बटे ए बी क्या है? दूसरा और पहला अक्षर। तो ऊपर क्या होगा? बाईं तरफ का दूसरा और पहला अक्षर, यानी कि सी बी। तो ये हो जाएगा सी बी। ठीक है, बटे में ए बी हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, अब बस क्रॉस में गुणा कर लेंगे, ये भी बाईं तरफ जाएगा ऊपर चला जाएगा, डी भी दाईं तरफ जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी गुणा ए बी बराबर सी बी गुणा डी बी। ठीक है, ए बी गुणा ए बी कितना होगा दोस्तों? ए बी का वर्ग बराबर सी बी गुणा डी बी लिख दिया हमने। ठीक है, अब ए बी का वर्ग बराबर सी बी को दोस्तों हम बी सी लिख सकते हैं। देखो सी बी बोले या बी सी बोले एक ही बात है, लंबाई है, तो सी बी को हमने यहाँ पे बी सी लिख दिया। उसी प्रकार डी बी को बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, डी बी, ये जो डी बी है या बी डी एक ही बात है, लंबाई है, तो डी बी को हमने लिख दिया बी डी। तो हमारा आ गया ए बी का वर्ग बराबर बी सी गुणा बी डी। यही हमें दर्शाना था, ए बी का वर्ग बराबर बी सी गुणा बी डी। तो यही हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें दर्शाना है AC का वर्ग बराबर BC गुणा DC। अब देखिए दोस्तों, AC जो है, AC जो भुजा है वो बड़े त्रिभुज में नहीं आ रही है। ठीक है, बड़ा त्रिभुज जो है ABD, इसमें AC भुजा नहीं आ रही है। और AC किस में आ रही है? लाल वाले त्रिभुज में और हरे वाले त्रिभुज में, जो दो त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रमेय 6.7 का वो भाग प्रयोग करेंगे जहां पर दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब बाकी बात रह गई इनके क्रम की, तो हमने लिख दिया त्रिभुज BCA लाल वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों? अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब ना जो बने हैं त्रिभुज वो दोनों समरूप हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो समकोण है इन दोनों त्रिभुजों का, यानी कि यहाँ पर कौन सी है वो बीच में रहेगा, कौन सी। ठीक है, और जो ये जो कोण है, जो पहले के जो कॉमन कोण होगा इनमें ना, इनमें कॉमन क्या है? ए। देखो ए आ रहा है दोनों में ए आ रहा है। ठीक है, इसमें ए बी सी में भी ए आ रहा है और ए सी डी में भी ए आ रहा है। तो ए का ए जो है ना, वो दोनों समरूप त्रिभुजों में समान जगह पे नहीं होगा, एक में अंत में होगा तो दूसरे में पहले पे होगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब हम इसका क्रम को पहचान लेते हैं। ठीक है, सी को दोनों में मध्य में रखा। ठीक है, पहले वाले त्रिभुज में ए को जो है हमने अंत में रखा। ठीक है, ए को अंत में रखा। ठीक है, तो देखो ए हो गया, सी हो गया, बचा क्या? बी। तो बी को शुरू में रखना पड़ेगा। तो दाईं तरफ वाले त्रिभुज में देखिए ए को हमने पहले रखा। ठीक है, सी को मध्य में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हो गया, सी हो गया, इसमें क्या बचा? डी। तो डी, तो ये क्रम हो गया, त्रिभुज बीसी है समरूप त्रिभुज एसी डी के। क्योंकि समरूपता में और सर्वांग समता में क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्रम आपको समझना होगा। क्या था क्रम? ठीक है, देखो इन दोनों में क्या है? ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में ए कॉमन है। ठीक है, तो ए का क्रम दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज है दोनों का सी, ठीक है, ये दोनों में मध्य में रखना होगा हमको। ठीक है, सी को मध्य में रख देंगे। ठीक है, और बाकी ए को जो है वो उसका क्रम हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले में अगर अंत में रखा है तो दूसरे में पहले रखना होगा। ठीक है,
तो ये एक लिख दिया हमने। अब दोस्तों हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। अब हमें लाना है AC का वर्ग। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि AC को ऊपर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो AC लाने के लिए मतलब कि पहला तीसरा और दूसरा, ठीक है। AC तीसरा और दूसरा है तो बटे में दाईं तरफ का तीसरा दूसरा DC रख दिया बराबर। अब दाईं तरफ में बटे में AC पहले लाना है हमको ना, तभी तो AC का वर्ग आएगा। तो बटे में AC लिखा दाईं तरफ से, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा अक्षर AC। तो ऊपर क्या आएगा, बाईं तरफ का पहला दूसरा अक्षर यानी कि BC, ठीक है। ये आ गया। अब बहुत ही आसान है, AC को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AC गुणा AC बराबर DC को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BC गुणा DC। AC गुणा AC कितना हो जाएगा दोस्तों AC का वर्ग। तो AC गुणा AC हो गया AC का वर्ग बराबर BC गुणा DC लिख दिया। यही हमें दर्शाना था। देखिए AC का वर्ग बराबर BC गुणा DC। तो यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमें दर्शाना है AD का वर्ग बराबर BD गुणा CD। अब देखिए AD जो भुजा है वो हरे त्रिभुज में आ रही है और बड़े त्रिभुज में आ रही है। तो हरा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज, ये दोनों समरूप होंगे प्रमेय 6.7 से, ठीक है। तो हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख दिया, DCA और DAB, ठीक है। अब इसका क्रम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों में एक शीर्ष कॉमन है D, ठीक है, और यह कहते हैं D कोण कॉमन है, तो D को दोनों में सबसे पहले लिखा, ठीक है। फिर दोनों त्रिभुजों का जो समकोण है उसको लिखेंगे। तो देखिए हरे वाले त्रिभुज में समकोण क्या है C, तो C को लिखा, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में समकोण क्या है A, तो A को लिखा, ठीक है। फिर दोनों त्रिभुजों में जो बच जाएगा वो लिख देंगे। तो देखो हरे त्रिभुज में D से चले C तक गए, फिर क्या पे जाएंगे A पर, तो DCA। उसी प्रकार बड़े त्रिभुज में D से चले A पे आए, फिर कहाँ पे जाएंगे B पर, तो B पर। तो ये इस क्रम में दोनों समरूप होंगे। अब फिर वही करना है हमें, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। अब देखिए हमें AD का वर्ग लाना है, तो ऊपर AD लिखना होगा, ठीक है। AD कैसे कैसे आ रहा है, पहला और तीसरा अक्षर, ठीक है। तो बटे में दाईं तरफ का पहला और तीसरा अक्षर, सॉरी तीसरा और पहला अक्षर, AD आ रहा है तीसरा और पहला अक्षर, ठीक है AD। तो बटे में भी दाईं तरफ का तीसरा और पहला अक्षर लेंगे, तो तीसरा अक्षर है B और पहला है D, तो बटे में BD आ गया बराबर। अब दाईं तरफ पहले हमें AD लाना है, बटे में लाना है AD, ठीक है। तो दाईं तरफ वाले त्रिभुज में AD कैसे मिलेगा हमें, दूसरा और पहला अक्षर, ठीक है AD। तो ऊपर जो है लिखेंगे बाईं तरफ का दूसरा और पहला अक्षर यानी कि CD। तो ये हमें मिल गया AD बटे BD बराबर CD बटा AD। अब क्रॉस में गुणा कर लेंगे, ये AD यहाँ चला जाएगा बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा AD गुणा AD बराबर BD दाईं तरफ चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BD गुणा CD, ठीक है। अब AD गुणा AD कितना होगा दोस्तों, AD का वर्ग बराबर BD गुणा CD। यही हमें दर्शाना था, AD का वर्ग बराबर BD गुणा CD, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, कोण C समकोण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2 गुणा AC का वर्ग होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और दोस्तों हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वो भुजा कर्ण तो नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो क्योंकि C समकोण है तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी यहाँ पर, BC और AC, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, लंब और आधार बराबर होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया BC बराबर AC। अब दोस्तों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग, यानी कि AB का वर्ग बराबर होगा हमारा AC का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का वर्ग होगा बराबर किसके, AC का वर्ग धन BC का वर्ग, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब दोस्तों BC बराबर कितना है AC, तो यहाँ पर BC की जगह हम रख देंगे AC। तो हमारा AB का वर्ग बराबर आ जाएगा AC का वर्ग धन BC की जगह रख दिया AC, तो ये भी हो गया AC का वर्ग। AC का वर्ग धन AC का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा AC का वर्ग। तो AB का वर्ग आ गया हमारा 2 गुणा AC का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, AB का वर्ग बराबर 2 गुणा AC का वर्ग। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 5 में हमसे कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, ठीक है। यदि AB का वर्ग बराबर 2 गुणा AC का वर्ग है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों हमने ABC एक त्रिभुज बना लिया,
ठीक है, हमें दिया गया है कि ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी, तो हमने मान लिया कि एसी और बीसी बराबर लंबाई की हैं। ठीक है, और हमें दोस्तों दिया गया है ए बी का वर्ग बराबर 2 गुणा ए सी का वर्ग है। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर 2 गुणा ए सी के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, ए सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। ठीक है, ए सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए सी का वर्ग। ठीक है, तो 2 गुणा ए सी के वर्ग को हमने लिख दिया ए सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ए सी बराबर कितना है, बी सी। ए सी और बी सी भुजा बराबर लंबाई की है, तो इस वाले ए सी की जगह रख देंगे हम बी सी, सिर्फ दूसरे वाले ए सी की जगह। तो हमारा आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी के वर्ग की जगह दूसरे वाले की जगह रख दिया हमने बी सी, तो ये हो गया बी सी का वर्ग। अब दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ा था। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी की ए बी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अन्य दो भुजाएं यहाँ पर एसी और बीसी हैं, इनके वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। पहली भुजा मतलब यहाँ पर हो जाएगी ए बी का वर्ग, ए बी भुजा, तो ए बी भुजा का समकोण कौन सा हो गया, कोण सी। तो कोण सी क्या होगा, समकोण होगा। कोण सी समकोण होगा यानी कि कोण सी 90 डिग्री होगा, तो कोण सी समकोण होगा। ठीक है, तो अगर त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कोई भी एक कोण समकोण है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और हमें यही सिद्ध करना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यानी कि जो समबाहु त्रिभुज एबीसी दे रखा है उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 2a। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई ले ली हमने 2a। ठीक है, तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई है 2a। ठीक है, कहा गया उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कर लेते हैं बिल्कुल। दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, सभी कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हम इस पे एक शीर्षलंब डाल लेते हैं एडी। ठीक है, एडी हमने शीर्षलंब डाला, ए से लंब डाला एडी बीसी पर। ठीक है, तो इसका मतलब कोण डी जो है बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों त्रिभुज बीडीए और त्रिभुज सीडीए में, ठीक है दोस्तों, इसको हल करने का तरीका क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 ये पता है। ठीक है, तो ये कर्ण पता है। अगर हमें ये बीडी की लंबाई पता चल जाए, ठीक है, तो हम शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या प्रयास करेंगे, बीडी की लंबाई ज्ञात करने का। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, त्रिभुज बीडीए और त्रिभुज सीडीए में, त्रिभुज बीडीए ये वाला त्रिभुज बाईं तरफ वाला और त्रिभुज सीडीए दाईं तरफ वाला त्रिभुज। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी और कोण सी दोनों कितने के हैं दोस्तों, 60 डिग्री के हैं, तो दोनों बराबर होंगे बिल्कुल। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। फिर कोण डी, ठीक है, ये वाला कोण डी बाईं तरफ वाले त्रिभुज में और दाईं तरफ वाले त्रिभुज में कोण डी दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि एडी शीर्ष लंब है बीसी पर। ठीक है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। कोण है तो एंगल के लिए हमने ए लिख दिया। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, तो अब ए कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ए कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्रम देख लेते हैं। ठीक है, क्रम क्या होगा, कोण के जो अक्षर है वो लिख लेते हैं बी और डी। ठीक है, तो बी डी ए त्रिभुज में बी और डी हो गया तो क्या बच गया, ए, तो ये लिख दिया ए। तो त्रिभुज बी डी ए समरूप होगा। त्रिभुज दाईं तरफ देखें सी और डी लिख दिया, त्रिभुज सीडीए में सी और डी लिख दिया तो क्या बच गया, ए, तो त्रिभुज सीडीए के। तो क्रम यही होगा, त्रिभुज बीडीए समरूप होगा त्रिभुज सीडीए के। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो त्रिभुज बीडीए और त्रिभुज सीडीए की संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात की होंगी। ठीक है, अब देखिए हम पहला और दूसरा अक्षर ले रहे हैं बीडी, तो दाईं तरफ भी पहला दूसरा लेंगे, या तो वो होगा सीडी, तो बीडी बटा सीडी किसके बराबर होगा। अब दूसरा और तीसरा अक्षर लेते हैं, तो बाईं तरफ है डीए और दाईं तरफ भी दूसरा और तीसरा अक्षर है डीए, तो ये हो गया बीडी बटा सीडी बराबर डीए बटा डीए। ठीक है, अब डीए से डीए कट जाएगा। ठीक है, तो बीडी बटा सीडी कितना आ जाएगा, 1/1। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा बाईं तरफ करेंगे तो बीडी गुणा एक बीडी होगा, और सीडी का गुणा दाईं तरफ करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो एक गुणा सीडी सीडी होगा, तो बीडी बराबर सीडी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बीडी और सीडी की लंबाई जो है बराबर आ गई। अब देखिए बीडी धन सीडी ये किसके बराबर होगा, बीसी के। ठीक है, बीसी कितना होगा, बीडी धन सीडी। ठीक है, तो हमने लिख दिया बीडी धन सीडी बराबर बीसी। ठीक है, अब हम सीडी किसके बराबर है, बीडी के।
BD और CD बराबर है, तो यहाँ पर CD की जगह रख देंगे हम BD। ठीक है, यहाँ से CD की जगह क्या रख देंगे, BD। तो ये हो जाएगा BD धन BD। और BC की लंबाई कितनी है, 2a है, क्योंकि BC क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है हमें, 2a। तो BC की जगह रख देंगे 2a। BD धन BD कितना हो जाएगा, 2BD। 2BD बराबर आ गया 2a। 2 से 2 काट देंगे, बाईं तरफ वाले 2 से दाईं तरफ वाला 2 कट जाएगा, तो BD कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, a। ठीक है, तो ये BD की लंबाई हमने जो निकालनी थी अभी हमने निकाल ली, कितनी आ गई, a। ठीक है, इसे दोस्तों हम मान लेते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों त्रिभुज एडीबी, ये वाला जो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोण डी कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि एडी जो है शीर्षलंब है बीसी पर। ठीक है, तो एडीबी जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज एडीबी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ पे लंब कितना है, एडी, तो एडी का वर्ग धन आधार कितना है, बीडी, बीडी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है, एबी, एबी का वर्ग। ठीक है, अब हम यहाँ पर बीडी और एबी, देखो बीडी का मान हमें पता है ए है, और एबी का मान पता है 2 है, ए है, ये रख देंगे, और एडी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एडी का स्क्वायर धन बीडी की जगह कितना रख दिया, ए, तो ये हो गया ए का वर्ग बराबर एबी की जगह कितना रख देंगे, 2a, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग। ठीक है, अब AD का वर्ग धन a का वर्ग बराबर 2a का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग होता है 4, और a का वर्ग होता है a का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 4 गुणा a का वर्ग। अब a का वर्ग जो है बाईं तरफ, उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AD का वर्ग बराबर 4a वर्ग जो पहले से ही था माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर मिलेगा हमें 3a स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, तो AD का वर्ग, AD के वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा AD बराबर 3 का वर्गमूल होगा अंडर रूट 3, और a के वर्ग का वर्गमूल होगा अंडर रूट होगा a। ठीक है, तो AD हमें कितना मिल गया, अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 3a होगी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट 3 गुणा a। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक समचतुर्भुज बना लिया हमने ABCD। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें समचतुर्भुज के कुछ गुणों की चर्चा करनी पड़ेगी, जिनको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने एक समचतुर्भुज तो बना लिया ABCD। ठीक है, इसके दो विकर्ण होंगे, एक AC और दूसरा BD। हम मान लेते हैं कि जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करें, बिंदु O पर। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब दोस्तों हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, मतलब आधे आधे भाग में बांट देते हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि AO बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। ठीक है, अगर AO OC के बराबर है तो इसका मतलब AO जो है AC का आधा होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया AO बराबर 1/2 AC। AO जो है वो AC का आधा होगा। ठीक है, उसी प्रकार BO और जो है OD के बराबर होगा, या फिर हम कह लें कि जो BO है वो BD का आधा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कह दिया BO बराबर 1/2 BD। BO जो है एक BD का आधा होगा। ठीक है, और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया पहले वाले को, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, ये समचतुर्भुज का गुण होता है। फिर दोस्तों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है।
तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा और इसे समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, चतुर्भुज की ए बी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी के, फिर ये दोनों होंगी सी डी के बराबर, और चौथी भुजा डी ए के बराबर। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये हमने लिख लिया और इसको बोल दिया समीकरण 3। ठीक है, ये एक गुण था। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे AC और BD है, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों कोण बनते हैं वो 90-90-90 डिग्री के बनते हैं। तो हमें यहाँ एक ही कोण से काम है, तो हमने लिख दिया कोण AOB। ठीक है, ये वाला कोण, कोण AOB ये कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसे हमने समीकरण 4 कह दिया। ठीक है, अगर कोण AOB 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो त्रिभुज AOB है वो एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण O जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम त्रिभुज AOB जो समकोण त्रिभुज है उसमें अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समकोण त्रिभुज AOB, ये जो समकोण त्रिभुज AOB है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका कर्ण, कर्ण इसका कौन सा होगा, 90 डिग्री जो बन रहा है उसका सम्मुख भुजा यानी कि AB। ठीक है, AB का वर्ग बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AO, तो AO का वर्ग धन अगली भुजा कौन सी है, BO, धन BO का वर्ग, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों समीकरण 1 में AO कितना दे रखा है, 1/2 AC, तो यहाँ पर हमने AO की जगह रख दिया 1/2 AC। ठीक है, पूरे का वर्ग लिख दिया क्योंकि AO का वर्ग था, धन BO का वर्ग था। BO को हम समीकरण 2 से कितना लिख सकते हैं, 1/2 BD, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणा BD, इस पूरे का वर्ग क्योंकि BO का वर्ग लिखा हुआ है। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो AB का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 1/4। ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और फिर लिख दिया हमने AC का वर्ग धन, फिर इसमें भी 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 यानी कि 1/4, और BD का वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब दाईं तरफ देखिए दोनों में 1/4 है तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो AB का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 और कोष्टक के अंदर AC का वर्ग। ठीक है, धन क्योंकि 1/4 गुणा AC के वर्ग में 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, AC का वर्ग, धन 1/4 गुणा BD के वर्ग में से 1/4 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, BD का वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 है, 4 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 1/4 का जो 4 को अगर बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा AB का वर्ग बराबर दाईं तरफ क्या बच जाएगा, AC का वर्ग धन BD का वर्ग। ठीक है, अब 4 गुणा AB का वर्ग है तो इसे 4 बार AB का वर्ग लिख सकते हैं, AB का वर्ग धन AB का वर्ग धन AB का वर्ग धन AB का वर्ग। ठीक है, 4 बार लिख दिया, इसको चारों बार को जोड़ेंगे तो 4 गुणा AB का वर्ग ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको 4 गुणा AB के वर्ग को लिख दिया, AB का वर्ग धन AB का वर्ग धन AB का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर में तो AC का वर्ग धन BD का वर्ग है ही। ठीक है, अब दोस्तों समीकरण 3 में देखिए AB बराबर BC है और AB CD के भी बराबर है, AB DA के भी बराबर है। तब हम क्या करेंगे, पहला AB के वर्ग को तो वही रहने दिया, दूसरा जो AB का वर्ग है तो AB की जगह क्या रख देंगे, BC, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग धन तीसरा जो AB का वर्ग है तो तीसरे AB की जगह क्या रख देंगे हम, CD, तो ये हो जाएगा CD का वर्ग धन चौथा जो AB का वर्ग है तो AB की जगह क्या रख देंगे चौथे में, DA, तो ये हो जाएगा DA का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग है ही हमारा। तो अब ध्यान से देखिए AB का वर्ग, ठीक है, तो यानी कि ये पहली भुजा, इसका वर्ग धन BC का वर्ग यानी कि दूसरी भुजा का वर्ग धन CD का वर्ग यानी कि तीसरी भुजा का वर्ग धन DA का वर्ग यानी कि चौथी भुजा का वर्ग, यानी कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग हो गया ये। ठीक है, समचतुर्भुज की 4 भुजाएं तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग हो गया। किसके बराबर है, AC का वर्ग, AC क्या है, विकर्ण है समचतुर्भुज का, धन BD का वर्ग, BD क्या है, दूसरा विकर्ण है समचतुर्भुज का, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो हम कह देंगे कि अतः एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, दर्शा दिया। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति 6.54 में। ठीक है, ये एक आकृति दे रखी है हमें, इसमें त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु O है, किस प्रकार है कि OD लंब है BC पर, OD जो है वो BC पर लंब है। ठीक है, यानी कि D के दोनों तरफ के कोण 90 डिग्री के हैं।
OE AC पर लंब है, OE जो है वो AC पर लंब है, इसका मतलब है कि E के दोनों तरफ के कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। और OF AB पर लंब है, OF जो है वो AB पर लंब है, इसका मतलब है F के दोनों तरफ के कोण 90 डिग्री के होंगे। तो दर्शाइए कि प्रश्न के दो भाग हैं, हम दोनों भागों को एक एक करके हल कर लेते हैं। तो पहले हल करते हैं हम प्रश्न के पहले भाग को। OA को मिलाइए, OA, OB और OC को मिलाइए। तो OA को मिला देते हैं, O और A को मिला दिया हमने, फिर O और B को मिला देते हैं, फिर O और C को मिला देते हैं। ठीक है, ये कर दिया काम हमने। अब देखिए समकोण त्रिभुज AFO में पाइथागोरस प्रमेय से, AFO समकोण त्रिभुज है क्योंकि F क्या है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, F 90 डिग्री का है तो AFO हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, या अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण कितना है AFO में, AO, OA कह लें या AO कह लें। ठीक है, तो OA का वर्ग, क्योंकि हमें OA, OB, OC ऐसे दिखाना है तो हमने लिख दिया OA का वर्ग। ठीक है, कर्ण हो गया हमारा OA का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन सी है इस त्रिभुज में, AF, तो AF का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी है OF, तो OF का वर्ग हो गया। ठीक है, इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज BDO में पाइथागोरस प्रमेय से BDO, ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण D कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है यहाँ पर OB, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, OB। उसी प्रकार पीले वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा क्या थी, OA। ठीक है, तो यहाँ पर है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा OB, तो OB का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि BD का वर्ग धन OD का वर्ग। ठीक, वो लिख दिया हमने, BD का वर्ग धन OD का वर्ग। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज CEO में पाइथागोरस प्रमेय। CEO ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण E जो है 90 डिग्री का है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OC, तो OC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि CE का वर्ग धन OE का वर्ग। तो हमने लिख दिया CE का वर्ग धन OE का वर्ग। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने तीनों समीकरणों को लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है दोस्तों तीनों के बाएं तरफ को जोड़ देंगे, बराबर लिख के तीनों के दाएं तरफ को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए बाएं तरफ को जोड़ेंगे तो OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग बराबर, अब दाएं तरफ को जोड़ेंगे तो AF का वर्ग धन OF का वर्ग, AF का वर्ग धन OF का वर्ग धन BD का वर्ग धन OD का वर्ग, BD का वर्ग धन OD का वर्ग धन समीकरण 3 से CE का वर्ग धन OE का वर्ग, CE का वर्ग धन OE का वर्ग। ये आ गया हमारा। अब बस हम क्या करेंगे, जो दाईं तरफ तीन पद थे उनको बाईं तरफ ले जाएंगे तो उनका चिन्ह बदल जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। कौन कौन से पद हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो जो बाईं तरफ पद थे वो उनको वैसे ही लिख दिया, OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग, वो तो वैसे की वैसे ही लिख दिए। अब दाईं तरफ से कौन कौन से पद लेके आ रहे हैं हम, OD का वर्ग, तो OD ये हो जाएगा माइनस OD का वर्ग बाईं तरफ जाके। फिर अगला पद कौन सा लेके आए, OE का वर्ग, तो बाईं तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस OE का वर्ग। फिर कौन सा पद लेके आए, OF का वर्ग, तो बाईं तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस OF का वर्ग। ठीक है, बराबर लगा दिया हमने चिन्ह। ठीक है, अब दाईं तरफ क्या बच गया, AF का वर्ग, तो AF का वर्ग लिख दिया, धन BD का वर्ग धन BD का वर्ग लिख दिया, फिर धन C का वर्ग धन C का वर्ग लिख दिया। दोस्तों अब देखिए प्रश्न के पहले भाग में हमें यही सिद्ध करना था, OA वर्ग धन OB वर्ग धन OC वर्ग, OA वर्ग धन OB वर्ग धन OC वर्ग माइनस OD वर्ग माइनस OE वर्ग माइनस OF वर्ग माइनस OD वर्ग माइनस OE वर्ग माइनस OF वर्ग बराबर AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग, AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन C का वर्ग। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, हमने दर्शा दिया। तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए भी हमें समकोण त्रिभुज AEO में पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। समकोण त्रिभुज AEO कौन सा है, ये पीला वाला त्रिभुज, इसमें कोण E जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा या समकोण की सम्मुख भुजा,
वो कौन सी है यहाँ पर, OA। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OA का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AE, तो AE का वर्ग धन अगली भुजा कौन सी है, OE, धन OE का वर्ग। इसे मान लेंगे हम समीकरण 4। इसी प्रकार हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय किसमें, समकोण त्रिभुज BFO में। ठीक है, BFO समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण F जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और यहाँ पर कर्ण क्या है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OB। ठीक है, तो OB का वर्ग बराबर आ जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, BF, तो BF का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी है, OF, धन OF का वर्ग। इसे हम मान लेंगे समीकरण 5। अब समकोण त्रिभुज CDO में पाइथागोरस प्रमेय से, ये है हमारा समकोण त्रिभुज CDO, क्योंकि कोण D जो है 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OC। ठीक है, तो OC का वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक है CD, तो CD का वर्ग धन दूसरी है OD, धन OD का वर्ग। इसे मान लेंगे हम समीकरण 6। दोस्तों हमने समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 को लिख लिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 1 और समीकरण 4 इन दोनों के बाईं तरफ बराबर है। देखो OA का वर्ग है दोनों का, इसका मतलब है कि दोनों के दाईं तरफ भी बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 4 और दोनों के दाएं तरफ को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 का दाईं तरफ है AF का वर्ग धन OF का वर्ग, तो हमने लिख दिया AF का वर्ग धन OF का वर्ग बराबर। समीकरण 4 का दाईं तरफ है AE का वर्ग धन OE का वर्ग, तो हमने लिख दिया AE का वर्ग धन OE का वर्ग। क्यों, क्योंकि दोनों ही OA के वर्ग के बराबर हैं। ठीक है, इसे दोस्तों हम कह देंगे समीकरण 7। इसी प्रकार ध्यान दीजिए समीकरण 2 बराबर समीकरण 5, समीकरण 2 और समीकरण 5 में, ठीक है, बाईं तरफ देखिए दोनों में OB का वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया समीकरण 2 बराबर समीकरण 5 और दोनों के दाईं तरफ को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 2 का दाईं तरफ है BD का वर्ग धन OD का वर्ग, तो हमने लिख दिया BD का वर्ग धन OD का वर्ग बराबर। समीकरण 5 का जो है दाईं तरफ क्या, BF का वर्ग धन OF का वर्ग, तो हमने लिख दिया बराबर BF का वर्ग धन OF का वर्ग। क्यों, क्योंकि दोनों ही OB के वर्ग के बराबर हैं। इसे दोस्तों हम कह देंगे समीकरण 8। उसी प्रकार देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6 में, समीकरण 3 में OC का वर्ग है दाईं तरफ और समीकरण 6 में भी OC का वर्ग है दाईं तरफ। इसका मतलब ये दोनों समीकरण बराबर है, तो हमने लिख दिया समीकरण 3 बराबर समीकरण 6। इसका मतलब इनके दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया समीकरण 3 का दाईं तरफ CE का वर्ग धन OE का वर्ग, CE का वर्ग धन OE का वर्ग बराबर। समीकरण 6 का दाईं तरफ क्या है, CD का वर्ग धन OD का वर्ग, तो हमने लिख दिया CD का वर्ग धन OD का वर्ग। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर है, OC के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे दोस्तों समीकरण 9। हमने समीकरण 7, 8 और 9 को फिर से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 7, 8 और 9 को जोड़ देंगे, यानी कि इनके बाईं तरफ को आपस में जोड़ देंगे और इनके दाईं तरफ को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो बाईं तरफ को आपस में जोड़ देते हैं तो समीकरण 7 से आ जाएगा AF का वर्ग धन OF का वर्ग, हमने लिख दिया AF का वर्ग धन OF का वर्ग। समीकरण 8 से आ जाएगा BD का वर्ग धन OD का वर्ग, तो हमने लिख दिया BD का वर्ग धन OD का वर्ग। समीकरण 9 से आ जाएगा CE का वर्ग धन OE का वर्ग, तो हमने लिख दिया CE का वर्ग धन OE का वर्ग बराबर। दाईं तरफ को जोड़ देते हैं हम तो आ जाएगा AE का वर्ग धन OE का वर्ग, तो आ गया AE का वर्ग धन OE का वर्ग। फिर आ जाएगा BF का वर्ग धन OF का वर्ग, तो आ गया BF का वर्ग धन OF का वर्ग। फिर आ जाएगा CD का वर्ग धन OD का वर्ग, तो आ गया CD का वर्ग धन OD का वर्ग। अब ध्यान दीजिए दोस्तों बाईं तरफ एक OF का वर्ग है और दाईं तरफ भी एक OF का वर्ग है, तो ये आपस में कट जाएगा। फिर बाईं तरफ OD का वर्ग है, दाईं तरफ भी OD का वर्ग है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, फिर बाईं तरफ एक OE का वर्ग है और दाईं तरफ भी एक OE का वर्ग है। ठीक है, ये भी आपस में कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम दोस्तों। क्या बच गया हमारा, बाईं तरफ AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग, ये बच गया। फिर बराबर का चिन्ह। फिर दाईं तरफ क्या बच गया, AE का वर्ग धन BF का वर्ग धन CD का वर्ग, यही बच गया, ये लिख दिया हमने। अब बस क्या करेंगे, बाईं तरफ तो वही रहने दिया जो था बराबर, दाईं तरफ में AE का वर्ग लिख लिया और बस CD के वर्ग को पहले लिख दिया, फिर BF के वर्ग को अंत में लिख दिया, बस इनका क्रम बदल दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए
हमें प्रश्न में क्या दर्शाना था, ए एफ का वर्ग धन बी डी का वर्ग धन सी का वर्ग, ए एफ का वर्ग धन बी डी का वर्ग धन सी का वर्ग बराबर किसके, ए का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन बी एफ का वर्ग, ए का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन बी एफ का वर्ग। तो ये आ गया हमारा, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 9 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 9 में हमसे कहा गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। ये हमने भूमि बना दी, ठीक है, ये एक दीवार बना दी। भूमि और दीवार कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण, ये हम जानते हैं, ठीक है। फिर ये एक खिड़की है, ठीक है, जो कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। तो ये लाल रंग की एक खिड़की है जो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और एक जो है 10 मीटर की क्या है, सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, जिसे भूमि पर टिकाने पर ये यहाँ तक पहुंच जाती है, 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो हमें बताना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार का आधार ये है, यहाँ से सीढ़ी के निचले सिरे यहाँ पर, ये दूरी हमें बतानी है, यानी कि x दूरी बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, आपको परीक्षा में ये नहीं बनाना है। परीक्षा में आपको क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है। एक ए बी बनाया, ठीक है, खिड़की की ऊंचाई भूमि से कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। तो ए बी हो गया 8, ठीक है। फिर सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, सीढ़ी कितनी है लंबी, 10 मीटर, तो ए सी बना दिया हमने 10 मीटर का, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, बी सी, ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ठीक है। तो वो क्या होगी यहाँ पर, बी सी, ठीक है। और BC और AB, ठीक है, भूमि और दीवार कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ABC क्या होगा, हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें समकोण त्रिभुज मिल गया ABC। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, यानी कि समकोण या 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है, उसका जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य दो भुजाएं कौन सी है, BC है, तो BC का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी है, AB है, धन AB का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पर, AC बराबर AC का वर्ग। अब हमें AB और AC के मान पता है, तो वो रख देंगे। AB का मान है 8 और AC का मान है 10, ठीक है, तो रख देंगे। तो ये हो जाएगा BC का वर्ग धन AB की जगह रख देंगे 8, तो 8 का वर्ग बराबर AC का वर्ग कितना है, AC है 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, ठीक है। फिर हो जाएगा BC का वर्ग धन 8 का वर्ग कितना होगा, 8 गुणा 8 64 बराबर 10 का वर्ग कितना होगा, 10 गुणा 10 100, ठीक है। अब ये 64 को ले जाएंगे हम दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बच जाएगा सिर्फ BC का वर्ग बराबर दाईं तरफ 100 पहले से ही था, 64 को ले गए तो -64। अब बाईं तरफ BC का वर्ग ही रहेगा बराबर दाईं तरफ 100 में से 64 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 36, ठीक है। तो BC का वर्ग बराबर मिल गया हमको 36। अब दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट, तो BC का वर्ग का अंडर रूट होगा BC बराबर 36 का अंडर रूट, ठीक है। अब BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 36 है तो 36 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 6, ठीक है। अब 6 गुणा 6 है तो अंडर रूट में से बाहर आएगा तो 1 6 बाहर आ जाएगा, तो BC हमारा आ जाएगा 6। तो BC की लंबाई हो गई हमारी 6 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी, 6 मीटर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 6 मीटर। प्रश्न 10, प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम एक 18 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा बना लिया ये भी, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है, तार का एक सिरा, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तार है लाल रंग का, ठीक है, जिसका एक सिरा तो जो है खंबे के ऊपरी सिरे से जुड़ा है और जो दूसरा सिरा है वो खूंटे से जुड़ा हुआ है, यानी कि सी से, ठीक है। खूंटा हमारा सी पर है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, ठीक है। खंबा का आधार है बी और खूंटा है सी, ठीक है। तो खंबे के आधार बी से खूंटे सी को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें BC बताना है कि तार तना रहे, जो तार है वो तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। तो तार की लंबाई लिख दी हमने 24 मीटर। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है BC, ठीक है। तो BC जो है जमीन है
और ए बी क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो इन दोनों के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, कि जो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा एसी। तो AC का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि BC का वर्ग धन AB का वर्ग, BC का वर्ग धन AB का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर, यानी कि AC के वर्ग के बराबर। ठीक है, अब AB का मान कितना है 18, तो यहाँ हमने AB की जगह रख दिया 18, और AC कितना है 24, तो AC की जगह रख दिया 24, तो हमारा आ गया BC का वर्ग धन 18 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। अब दोस्तों BC का वर्ग धन 18 का वर्ग होता है 324, रख दिया हमने, बराबर 24 का वर्ग होता है 576, रख दिया। अब 324 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो वो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ BC का वर्ग बराबर, दाईं तरफ 576 था ही पहले से, और 324 चला गया तो ऋण का हो गया, तो माइनस 324। अब BC का वर्ग बराबर 576 में से 324 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 252। ठीक है, अब दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो BC के वर्ग का अंडर रूट लेंगे तो BC आएगा बराबर, और 252 का अंडर रूट लिख दिया, तो BC बराबर हो गया 252 का अंडर रूट। तो अब BC बराबर अंडर रूट के अंदर 252 है, 252 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 7। ठीक है, अब ये एक 6 गुणा 6 अंडर रूट के अंदर, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, तो BC बराबर हमारा आ जाएगा 6, अंडर रूट के अंदर बचेगा 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा BC बराबर 6 अंडर रूट 7 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः खंबे के आधार से खूंटे को 6 गुणा अंडर रूट 7 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाए। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 6 गुणा अंडर रूट 7 मीटर। प्रश्न 11 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उत्तर की ओर मतलब उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम दिशा की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1/2 अर्थात 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम ये जान लेते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब समय को ले जाएंगे हम बाईं तरफ तो ऊपर चला जाएगा समय, तो ये हो जाएगा चाल गुणा समय बराबर दूरी, या इसको ऐसे लिख दे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, एक ही बात है। ठीक है, दूरी को बाईं तरफ लिख दिया, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी कितनी होगी, चाल और समय के गुणा के बराबर। ठीक है, और दोस्तों 1/1/2 घंटा मतलब कितना होता है, 1.5 घंटा। ठीक है, तो अब दोस्तों पहला हवाई जहाज 1/1/2 घंटा मतलब 1.5 घंटे में उत्तर की ओर तय की गई दूरी कितनी होगी पहले हवाई जहाज द्वारा, इसमें सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी निकालनी है हमें कि उस पहले हवाई जहाज ने 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल लिख देंगे 1000, फिर गुणा समय, समय कितना लगा 1.5 घंटा, तो समय लिख दिया 1.5। ठीक है, 1.5 1000 का गुणा करेंगे हम 1.5 से, तो हमारा आ जाएगा 1500। तो पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में उत्तर दिशा की ओर तय की गई दूरी कितनी आ गई हमारी, 1500 किलोमीटर। अब आ जाते हैं हम दूसरे हवाई जहाज पर, तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में पश्चिम दिशा की ओर तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी निकालना है तो चाल गुणा समय, तो दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की जगह रख दिया हमने 1200, समय कितना है, समय 1.5 घंटा है तो रख दिया 1.5। ठीक है, अब 1200 का गुणा करेंगे 1.5 से तो हमें मिलेगा 1800। तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में पश्चिम दिशा की ओर तय की गई दूरी कितनी आएगी हमारी, 1800 किलोमीटर। आइए दोस्तों प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा दिशाओं के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर दिशा को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, दक्षिण को नीचे की तरफ दिखाते हैं, पश्चिम दिशा को हम बाईं तरफ दिखाते हैं, और पूर्व दिशा को हम दाईं तरफ दिखाते हैं। और ये दिशाएं हैं जो वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उत्तर और पूर्व भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, परंतु प्रश्न में हमें उत्तर और पश्चिम दिशा के बारे में कहा गया है, तो हमने उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बना के दिखा दिया। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो हवाई जहाज है वो बिंदु ये है जहां पर
ये दोनों रेखाएं मिल रही थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम वाली। ठीक है, ये बिंदु ओ बिंदु जो है वो हमारा हवाई अड्डा है। ठीक है, अब दोस्तों हमने निकाला था कि पहला हवाई जहाज 1.5 घंटे में उत्तर दिशा की ओर कितनी दूरी तय करता है, 1500 किलोमीटर। तो वो हवाई अड्डा यानी ओ से उत्तर की ओर कितना गया, 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो वो पहुंच गया बिंदु ए पर 1500 किलोमीटर दूरी तय करने पर उत्तर दिशा में। उसी प्रकार दूसरा जो हवाई जहाज है वो 1.5 घंटे में पश्चिम दिशा की ओर कितनी दूरी तय करता है, 1800 किलोमीटर। दूसरा हवाई जहाज भी उसी हवाई अड्डे से चला था, तो यानी ओ बिंदु से चला था, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, और उसने कितनी दूरी तय की थी, 1800 किलोमीटर जो हमने निकाला था। ठीक है, तो बिंदु बी होगा 1800 किलोमीटर दूरी पर बिंदु ओ से। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद पहला हवाई जहाज है बिंदु ए पर और दूसरा हवाई जहाज है बिंदु बी पर। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, तो बस निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए ए ओ बी ये जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि कोण ओ 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी दोस्तों, हमारा कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। कर्ण क्या होगा इसमें, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ए बी। तो ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग। तो हमने लिख दिया ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग। ठीक है, ए बी निकालना है हमें, ओ ए हमारा 1500 है और ओ बी 1800 है, तो इनके मान रख देंगे। तो ए बी का वर्ग आ जाएगा हमारा, ओ ए की जगह रख देंगे 1500 तो 1500 का वर्ग धन ओ बी की जगह रख देंगे 1800 तो 1800 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ए बी का वर्ग बराबर 1500 का वर्ग करेंगे, 1500 गुणा 1500 तो हमारा आएगा दोस्तों 22,50,000 धन 1800 का वर्ग करेंगे तो 1800 गुणा 1800 आप करोगे तो आपका आएगा 32,40,000। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ए बी का वर्ग आ जाएगा 22,50,000 धन 32,40,000। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए बी का वर्ग बराबर 54,90,000। ए बी का वर्ग मिल गया दोस्तों हमें 54,90,000। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। तो ए बी के वर्ग का अंडर रूट क्या होगा दोस्तों, ए बी, और बराबर में हो जाएगा 54,90,000 का अंडर रूट। ठीक है, अब ए बी बराबर, अब 54,90,000 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 4 शून्य है अंत में, तो ये 100 गुणा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 549 के गुणनखंड करेंगे तो 549 का भाग जाएगा 9 में, तो 9 को लिख देंगे 3 गुणा 3 और फिर 3 गुणा 3 के बाद बच जाएगा 61। 61 गुणा 9 करेंगे तो 549 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इतने ही गुणनखंड हो सकते थे अंडर रूट के अंदर, हमने कर लिए। अब देखते हैं कि अंडर रूट के बाहर क्या आ सकता है। तो ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा 1। अंडर रूट के अंदर 100 गुणा 100 है तो 100 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा 61। तो ये मिल गया हमें 3 गुणा 100 गुणा अंडर रूट 61। 3 गुणा 100 हो जाएगा 300। तो ए बी हमें मिल गया दोस्तों 300 गुणा अंडर रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई या ए बी की दूरी कितनी आ गई, 300 गुणा अंडर रूट 61 किलोमीटर। यही हमें निकालना था ए बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, 300 गुणा अंडर रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 300 गुणा अंडर रूट 61 किलोमीटर। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 12 में दोस्तों हमसे कहा गया है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। पहला खंभा बना लिया हमने ए बी जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और दूसरा खंभा बना लिया हमने सी डी जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, पाद बिंदु मतलब कि नीचे के बिंदु, ठीक है, यानी कि बी और डी। तो कहा गया इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो बी और डी के बीच की दूरी दे रखी है 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
ऊपरी सिरे कौन कौन से हैं दोनों खंभों के, ए और सी। तो हमें ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें इसी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ए भुजा खींचेंगे बीडी के समांतर, ठीक है, बीडी के समांतर खींचेंगे ए, ठीक है। तो हमने ए खींचा बीडी के समांतर। अब देखिए दोस्तों, कोण डी, ये वाला कोण डी जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो है खंभा सीधा खड़ा होगा जमीन से, भूमि से, ठीक है। तो जमीन से वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो कोण डी 90 डिग्री का होगा। और ए और बी डी समांतर है, ठीक है। तो कोण ई भी कितना होगा दोस्तों हमारा, 90 डिग्री का। तो हमने लिख दिया कोण ई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों ए और बी डी की लंबाई भी बराबर होगी, क्योंकि ए बी डी समांतर है, ठीक है। और ए बी और जो सी डी है वो भी समांतर है, इसलिए ए और बी डी की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। बीडी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 12 मीटर, ठीक है। तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा, 12 मीटर, ठीक है। ए भी हो जाएगा हमारा 12 मीटर, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए की लंबाई 12 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों ईडी बराबर ए बी, ईडी ई से लेके ई डी तक की लंबाई वो ए से लेके बी तक की लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। तो और ए बी की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। तो ए बी की जगह रख देंगे हम 6 मीटर, तो ईडी हो जाएगा हमारा 6 मीटर। तो ईडी की लंबाई ई से लेके डी तक ये कितना आ गया हमारा दोस्तों, 6 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो सी ई और ई डी इन दोनों को जोड़े तो हमें कितना मिलेगा, सी डी, ये बड़ा वाला खंभा, ठीक है। सी ई धन ई डी बराबर होगा सी डी, लिख दिया हमने। अब दोस्तों हमें जो है सी ई नहीं पता, ई डी पता है। ई डी कितना आया था अभी हमारा, 6 मीटर आया था, तो ई डी की जगह रख देंगे हम 6, ठीक है। और सी डी बड़े खंभे की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 11 मीटर, ये प्रश्न में दे रखी है 11 मीटर। तो सी डी की जगह रख दिया हमने 11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सी धन 6 बराबर 11, ठीक है। अब ये 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा हमारा 11 माइनस 6, 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। तो सी आ जाएगा हमारा 5 मीटर। तो ये सी आ गया हमारा 5 मीटर, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। अब देखिए ए ई सी ये एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है, क्योंकि कोण ही 90 डिग्री का है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज एईसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा, जो 90 डिग्री का कोण है उसकी सम्मुख भुजा यानी कि एसी। तो एसी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि एई का वर्ग धन सीई का वर्ग, ठीक है। तो हमने लिख दिया एसी का वर्ग बराबर एई का वर्ग धन सीई का वर्ग, ठीक है। एसी का वर्ग हमें निकालना है, एसी निकालना है, तो एसी हमें पता नहीं है, तो एसी का वर्ग लिख दिया बराबर एई दोस्तों हमारा कितना है, 12 मीटर। देखिए हमने निकाला था एई 12 मीटर है, यहाँ पर भी चित्र में भी दिख रहा है। तो एई की जगह रख दिया 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग धन सीई का वर्ग, सीई कितना है, 5 मीटर हमने निकाला था और चित्र में भी दिख रहा है 5 मीटर। तो सीई की जगह रख दिया हमने 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो एसी का वर्ग हमारा हो गया 12 का वर्ग, एसी का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। 12 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 144, 12 गुणा 12 धन 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुणा 5 25। तो एसी का वर्ग हो गया बराबर 144 धन 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 169। तो एसी का वर्ग बराबर हो गया 169, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो एसी के वर्ग का अंडर रूट तो एसी होगा बराबर अंडर रूट 169। 169 के गुणनखंड हम करके देख लेते हैं, तो हमें मिलेगा 13 गुणा 13। तो एसी बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 13 गुणा 13, और अंडर रूट के अंदर 13 गुणा 13 है तो एक 13 बाहर आ जाएगा। तो एसी बराबर हमारा आ जाएगा 13 मीटर। तो एसी की लंबाई हमारी आ गई 13 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यही हमें ज्ञात करना था, हम कह सकते हैं अतः इन दोनों खंभों के सिरों के बीच, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है, 13 मीटर, ठीक है। हमें यही पूछा था, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके ऊपरी सिरे क्या है, ए और सी, यानी कि ए सी ज्ञात करना था। ए सी आया 13 मीटर, तो हम कह सकते हैं अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है, 13 मीटर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों, 13 मीटर। प्रश्न 13 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। तो दोस्तों हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी जिसका कि कोण सी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। तो सीए पर कौन सा बिंदु स्थित होगा, डी, ठीक है। तो सीए ये वाली भुजा है, इस पर एक बिंदु ले लिया हमने डी, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं।
और सीबी पर कौन सा बिंदु स्थित है, ई। सीबी ये भुजा हो गई हमारी, इस पर एक बिंदु स्थित है ई, कहीं पर भी ले सकते हैं, एक बिंदु ई ले लिया हमने। तो सिद्ध कीजिए कि ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग धन डी का वर्ग। अब देखिए ए ई का वर्ग बोला है तो ए ई क्या होगा, ए और ई, तो इनको मिला देते हैं हम, ए और ई को। फिर लिखा था बी डी का वर्ग, तो बी और डी ये मिला हुआ नहीं है, इसको मिला देते हैं, बराबर ए बी का वर्ग, ए और बी मिला हुआ है पहले से, ठीक है, धन डी का वर्ग, डी और ई बिंदु नहीं मिले हुए आपस में तो इनको मिला देते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज एसीबी, ठीक है, ये नीला वाला त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है एसीबी जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और कर्ण होता है 90 डिग्री का सम्मुख भुजा। तो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कौन सी, इसमें ए बी, ठीक है। तो ए बी का वर्ग हो जाएगा दोस्तों हमारा बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग। वही हमने लिख दिया, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों हम आ जाते हैं समकोण त्रिभुज डीसीई में, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज डीसीई, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसमें भी कोण सी 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, वो कौन सी होगी इसमें, डी। तो हमारा आएगा डी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि डीसी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो वही लिख दिया हमने, डी का वर्ग बराबर डीसी का वर्ग धन सी का वर्ग। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। अब आ जाते हैं दोस्तों हम समकोण त्रिभुज एसीई में। एसीई भी हमारा समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि कोण सी 90 डिग्री का है। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण होगा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि इस त्रिभुज में एई। तो हमारा आ जाएगा एई का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं कौन सी है, एसी, तो एई का वर्ग बराबर एसी का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी, सी, धन सी का वर्ग। तो ए का वर्ग बराबर एसी का वर्ग धन सी का वर्ग, ये हमारा आ गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब आ जाते हैं हम समकोण त्रिभुज डीसीबी में। डीसीबी ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण सी 90 डिग्री का है। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसमें जो है 90 डिग्री के कोण की जो सम्मुख भुजा है कर्ण, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर कर्ण है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि डीबी, ठीक है, या हम कह लें बीडी। तो हमारा बीडी का वर्ग होगा किसके बराबर, डीसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग। तो हमने लिख दिया बीडी का वर्ग बराबर डीसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 4। हमने चारों समीकरणों को लिख दिया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 ये है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके दोनों के बाईं तरफ को जोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे और दोनों के दाईं तरफ को जोड़ेंगे। समीकरण 3 का बाईं तरफ है ए का वर्ग, फिर धन करेंगे समीकरण 4 का बाईं तरफ यानी कि बीडी का वर्ग। तो हमारा आ गया ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग बराबर समीकरण 3 का दाईं तरफ क्या, एसी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो हमने लिख दिया एसी का वर्ग धन सी का वर्ग धन, फिर समीकरण 4 का दाईं तरफ क्या, डीसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग। तो हमने लिख दिया डीसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग, ठीक है। अब हमने बाईं तरफ को तो वैसे ही रखा, अब दाईं तरफ में हमने क्या किया, देखिए एसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग, ये समीकरण 1 में कितने के बराबर है, एसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग किसके बराबर है, एबी का वर्ग। तो एसी का वर्ग धन सीबी का वर्ग की जगह लिख देंगे हम एबी का वर्ग। बाकी दोनों पदों को वैसे ही लिख दिया, धन सी का वर्ग धन डीसी का वर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग को तो वैसे ही लिख दिया बराबर, ए बी के वर्ग को भी वैसे ही लिख दिया। अब सी का वर्ग धन डीसी का वर्ग, ये समीकरण 2 में देखिए कितना है, सी का वर्ग धन डीसी का वर्ग डी का वर्ग के बराबर है, तो इसको लिख देंगे हम डी का वर्ग। अब देखिए हमें क्या मिल गया, ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग बराबर, प्रश्न में देखिए ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग बराबर बराबर ए बी का वर्ग धन डी का वर्ग, यही हमें मिल गया ए बी का वर्ग धन डी का वर्ग। यही हमें दर्शाना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 14 में दोस्तों हमें दिया गया है किसी त्रिभुज एबीसी, ठीक है, ये एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ठीक है, के शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया, शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया, ठीक है, बीसी पर लंब डाला गया एडी, ठीक है, लंब डाला गया
लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, बिंदु D BC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। ठीक है, जो DB की लंबाई है वो CD की लंबाई की 3 गुनी है। सिद्ध कीजिए कि 2 गुणा AB का वर्ग सिद्ध करना है हमें, 2 गुणा AB का वर्ग बराबर होगा 2 गुणा AC का वर्ग धन BC का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है DB बराबर 3 CD। ठीक है, DB ये है, ये 3 गुना CD के बराबर है। ठीक है, DB की लंबाई CD से 3 गुना है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, CD धन DB इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे CD और DB को, तो कितनी लंबाई प्राप्त हो जाएगी हमें BC, वही हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब DB की जगह क्या लिख सकते हैं 3 CD, क्योंकि DB बराबर 3 CD प्रश्न में दिया रखा है, तो हमने लिख दिया DB की जगह 3 CD। तो ये हो गया हमारा CD धन 3 CD बराबर BC। CD धन 3 CD हो जाएगा 4 CD, 4 गुणा CD बराबर हो गया BC। 4 को ले जाएंगे हम दाईं तरफ तो बट्टे में चला जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा BC बटे 4। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों हमें दे रखा है DB बराबर 3 CD, दे रखा है ना प्रश्न में, DB बराबर 3 CD। CD का मान हमने निकाला है समीकरण 1 में BC बटे 4, तो यहाँ पे रख देंगे CD बराबर BC बटे 4। तो DB कितना हो जाएगा 3 गुणा BC बटे 4। ठीक है, तो DB मिलेगा हमें 3 गुणा BC बटे 4। ठीक है, इसे मान लेंगे दोस्तों हम समीकरण 2। देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें CD और DB कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम CD और DB को BC के रूप में लेके आ गए, BC है जो सिद्ध करना है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया हमने, क्योंकि देखो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए अब दोस्तों देखो त्रिभुज ADB ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि AD लंब है BC पर, तो कोण D जो है 90 डिग्री का होगा, तो त्रिभुज ADB ये हमारा समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार त्रिभुज ADC बाईं तरफ वाला ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण D यहाँ पर भी 90 डिग्री है, क्योंकि AD लंब है BC पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज ADB में ये दाईं तरफ वाला जो समकोण त्रिभुज है ADB, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि AB। तो AB का वर्ग किसके बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि AD का वर्ग धन DB का वर्ग। तो हमने लिख दिया AB का वर्ग धन DB का वर्ग बराबर AB का वर्ग। अब हमने क्या किया, जो DB का वर्ग है उसे दाईं तरफ ले गए तो वो ऋण का हो जाएगा, तो AD का वर्ग मिल गया हमें बराबर AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग। इसे मान लिया हमने समीकरण 3। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से ये बाईं तरफ वाला जो त्रिभुज है ये है हमारा समकोण त्रिभुज ADC। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, कोण D। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है AC, यानी कि AC होगा हमारा कर्ण। तो कर्ण हमारा AC, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग किसके बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि AD का वर्ग धन CD का वर्ग। तो हमने लिख दिया AD का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अब क्या किया हमने CD के वर्ग को दाईं तरफ ले गए तो ऋण का हो गया, तो AD का वर्ग बराबर मिल गया हमें AC का वर्ग तो है ही पहले से बराबर में माइनस CD का वर्ग। इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। अब आप ध्यान दीजिए समीकरण 3 और समीकरण 4 बराबर है। कैसे? देखिए दोनों के बाईं तरफ में क्या है AD का वर्ग, दोनों के बाईं तरफ AD का वर्ग है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है दोनों के दाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, तो हम दोनों के दाईं तरफ को आपस में बराबर लिख देंगे। समीकरण 3 का दाईं तरफ क्या है AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग, तो हमने लिख दिया AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग बराबर किसके होगा समीकरण 4 के दाईं तरफ के, यानी कि AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। तो ये लिख दिया हमने बराबर AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं AD के वर्ग के बराबर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो DB है उसका मान हमें निकाला था समीकरण 2 में 3 BC बटे 4, और CD का मान निकाला था हमने समीकरण 1 में BC बटे 4। तो ये मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो देखो AB का वर्ग तो वही रखा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, DB की जगह रख दिया 3 BC बटे 4, तो ये हो गया 3 BC बटे 4 का वर्ग बराबर
बराबर लिखा और AC का वर्ग लिखा और ऋण का चिन्ह लगाया। CD की जगह रख देंगे BC/4, तो लिख दिया हमने BC/4 का वर्ग, क्योंकि CD का वर्ग है। अब इनका वर्ग कर लेंगे, जो दोनों वर्ग हैं, ठीक है। तो AB का वर्ग तो हमने वही लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 गुणा 3 9, और बटे में 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 गुणा 4 16, और BC का वर्ग हो जाएगा BC का वर्ग, बराबर का चिन्ह लगाया, AC का वर्ग लिखा, माइनस का चिन्ह लिखा, ठीक है। 1/4 यानी कि 4 का वर्ग होगा 16, तो ये हो जाएगा 1/16, और BC का वर्ग होगा BC का वर्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो माइनस में 9/16 गुणा BC का वर्ग है, इसे दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, देखिए बाईं तरफ क्या बचेगा हमारा, AB का वर्ग, फिर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, बराबर में AC का वर्ग पहले से ही है वो लिख दिया, फिर ये माइनस 9/16 गुणा BC का वर्ग है, उसको दाईं तरफ ले गए तो ये धन का हो जाएगा, धन का 9/16 गुणा BC का वर्ग, फिर दाईं तरफ माइनस 1/16 गुणा BC का वर्ग पहले से ही था, तो उसको फिर से लिख दिया, माइनस 1/16 गुणा BC का वर्ग, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, दाईं तरफ में जो अंतिम दो पद हैं उनमें बटे में 16 है, तो उन दोनों में बटे में 16 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए AB का वर्ग वही रहा, बराबर AC का वर्ग लिखा, धन अंतिम दो पदों में 16 कॉमन ले लिया, तो पहले पद में ऊपर क्या आएगा, 9 गुणा BC का वर्ग, तो लिख दिया 9 गुणा BC का वर्ग, माइनस का चिन्ह है अगले पद में, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, अगले पद में BC का वर्ग है तो BC का वर्ग लिख दिया, क्योंकि दोनों में बटे में 16 था तो किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9 गुणा BC का वर्ग माइनस BC का वर्ग बटे 16। अब देखिए दोस्तों, AB के वर्ग को तो AB का वर्ग लिखा, बराबर AC का वर्ग लिखा, धन का चिन्ह लगाया। अब ऊपर देखिए 9 गुणा BC के वर्ग में से एक BC के वर्ग को घटाया, तो 9 BC के वर्ग में से एक BC के वर्ग को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 BC का वर्ग, बटे में 16 है तो बटे में हमने 16 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग तो लिख ही दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। अब ये 8 गुणा BC का वर्ग है बटे 16 है, तो ऊपर नीचे 8 का भाग दे देंगे, तो ऊपर 8 का भाग देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, BC का वर्ग, नीचे 8 का भाग देंगे तो 16 में 8 का भाग देंगे तो बचेगा 2, तो हमें आ गया AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे 2। अब हम क्या करेंगे, देखो AB के वर्ग को तो वही लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा दिया, दाईं तरफ 2 कॉमन ले लेंगे बटे में, तो बटे में 2 कॉमन ले लिया, AC के वर्ग के बटे में कुछ नहीं था तो AC के वर्ग का 2 से गुणा होगा, तो 2 गुणा AC का वर्ग धन BC के वर्ग के बटे में 2 था तो BC का वर्ग वैसे की वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है बटे में, इसको बाईं तरफ ले जाएंगे, तो बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणा AB का वर्ग, बराबर दाईं तरफ क्या बच जाएगा, 2 गुणा AC का वर्ग धन BC का वर्ग, तो लिख दिया बराबर 2 गुणा AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था, 2 गुणा AB का वर्ग बराबर 2 गुणा AC का वर्ग धन BC का वर्ग, बराबर 2 गुणा AC का वर्ग धन BC का वर्ग, यही हमारा आ गया, तो यही हमने सिद्ध कर दिया, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 15, प्रश्न 15 में दोस्तों हमसे कहा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 गुणा AD का वर्ग बराबर होगा 7 गुणा AB के वर्ग के। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6a है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो यहाँ हमने ले ली 6 गुणा a, ठीक है। 6 गुणा a इसलिए ले ली क्योंकि एक भुजा उसमें से BC होगी, उसका 1/3 करेंगे तो BD हमें 2a मिल जाएगा, इसलिए 6a ले ली हमने, ठीक है। 3a भी ले सकते थे बट 6a ले ली, जिससे प्रश्न हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर a भी ले सकते थे, ठीक है। तो हमने ले ली 6a, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई लिख दी 6a, ठीक है। तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर हमने लिख दिया 6, AB BC और CA इनकी लंबाई कितनी है, 6, ये हमने माना है, ठीक है। कुछ भी लंबाई मान सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो वो हमने बना दिए यहाँ पर। अब दोस्तों हमें दे रखा है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, ठीक है। तो BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, ठीक है, एक बिंदु D कि BD बराबर 1/3 BC है, ये जो BD है वो BC का 1/3 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया BD बराबर 1/3 BC, ठीक है। अब देखिए BC की लंबाई कितनी है दोस्तों, 6,
ठीक है। BC क्या है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है 6a, तो BC की जगह रख देंगे 6a, तो BD बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा 6a, 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, तो BD आ जाएगा हमारा 2a, तो BD की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों हमारी 2a, तो हम यहाँ लिख देंगे 2a, ठीक है। तो BD आ गया हमारा 2a। अब हम एक रचना कर लेते हैं, हम जो है ए से लंब डालते हैं BC पर, ठीक है, AE एक लंब डालेंगे BC पर, ठीक है, AE एक लंब डालेंगे BC पर, ठीक है। दोस्तों वैसे तो हम जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भुजा पर शीर्ष लंब डाला जाए तो वह उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो उस हिसाब से तो भुजा की लंबाई 6a है, तो E जो है भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा, BE और CE की लंबाई 3a हो जाएगी, पर हम इसको सीधे सीधे डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, हमें इसको प्रूव करके बताना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों AE हमने लंब डाल दिया BC पर, ठीक है, तो दोनों तरफ कोण हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज BEA, ठीक है, ये बाईं तरफ वाला त्रिभुज BEA जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है, और त्रिभुज CEA दाईं तरफ वाला त्रिभुज जिसे हमने नीले रंग से दिखाया है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण B और कोण C दोनों कितने के हैं, 60 डिग्री के हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया कोण B बराबर कोण C, दोनों 60 डिग्री के हैं, और कोण है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया A। अब देखिए कोण E बराबर कोण E, ठीक है, कोण E मतलब पहले वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज BEA के लिए ये इस तरफ वाला कोण ये 90 डिग्री का है, और त्रिभुज CEA के लिए दाईं तरफ वाला ये 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हमने लिख दिया कोण E बराबर कोण E। ये उभयनिष्ठ कोण नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि अलग अलग तरफ बन रहे हैं, दोनों अलग, एक बाईं तरफ बन रहा है एक दाईं तरफ बन रहा है, तो हमने लिखा दोनों 90 डिग्री के हैं, उभयनिष्ठ मत लिखना आप यहाँ पर, ठीक है। तो कोण है तो एंगल के लिए हम ए लिख देंगे, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो ए समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज BEA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CEA के, किस कसौटी से, ए कसौटी के द्वारा, ठीक है, एंगल एंगल कसौटी, कोण कोण कसौटी से। क्रम क्या होगा, जो कोणों का क्रम है BE, तो हमने लिखा BE, फिर त्रिभुज BEA में कौन सा अक्षर बच गया A, तो फिर लिख दिया A। समरूप होगा त्रिभुज, क्रम क्या होगा CE, और त्रिभुज CEA में क्या बच गया, A बच गया, तो फिर लिख दिया A, तो त्रिभुज BEA समरूप होगा त्रिभुज CEA के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। हम जानते हैं दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो त्रिभुज BEA और त्रिभुज CEA की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। तो पहला और दूसरा अक्षर पकड़ा बाईं तरफ का तो B, तो बटे में दाईं तरफ के भी पहला और दूसरा अक्षर पकड़ेंगे यानी कि C बराबर, बाईं तरफ का दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ा EA, ऊपर लिखा EA, तो दाईं तरफ का भी दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ेंगे जो कि EA है, तो बटे में लिखा EA बटे EA कितना हो जाएगा 1, EA से EA कट जाएगा, तो BE बटा CE आ गया 1/1। अब CE को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुणा CE हो जाएगा, और ये नीचे वाले 1 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो B से गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणा BE हो जाएगा B, और 1 गुणा CE हो जाएगा CE, तो BE बराबर हमें मिल गया CE, ठीक है। वही हमें कह रहा था BE बराबर CE होता है, ठीक है, पर हमें ये दर्शाना था, ठीक है। अब B धन C किसके बराबर होगा, BC के, देखिए B और C इसको जोड़ दें तो ये BC के बराबर हो जाएगा, वही हमने लिख दिया, ठीक है। अब C किसके बराबर है, B के, तो C की जगह रख दिया B, तो ये हो गया B धन B बराबर BC, और BC की लंबाई कितनी है दोस्तों 6, ठीक है, तो BC की जगह रख दिया 6, B धन B कितना हो जाएगा 2 गुणा B बराबर 6, ठीक है। इस 2 को इस 6 से काटेंगे तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है, और A है ही साथ में, तो B बराबर हमें मिल जाएगा 3A, तो BE मिल गया हमें 3A, ठीक है। अब दोस्तों BD धन DE, BD और DE को जोड़ेंगे तो BE के बराबर हो जाएगा, वही हमने लिख दिया, ठीक है। BD कितना निकाला था हमने 2A, तो BD की जगह रख दिया हमने 2A धन D बराबर B अभी अभी कितना निकाला है 3A, तो B की जगह रख दिया 3A। अब 2A को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ D बराबर 3A पहले से ही था दाईं तरफ, और जो 2A पहुंच गया दाईं तरफ तो ऋण का 2A, तो D बराबर हो गया 3A माइनस 2A, 3A में से 2A घटाएंगे तो कितना बचेगा A, तो D का मान आ गया हमारा A, तो D कितना आ गया हमारा A, तो यहाँ पर लिख देंगे हम A।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों त्रिभुज AEB एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, ये जो हरा वाला त्रिभुज हमने दिखाया है ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज AEB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण या 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, और कर्ण का वर्ग क्या होता है, किसके बराबर होता है, समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ पे AB का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, AB का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजा यानी कि AE का वर्ग धन BE का वर्ग। तो हमने लिख दिया AE का वर्ग धन BE का वर्ग बराबर AB का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों AE का वर्ग हमें पता नहीं है, B हमने कितना निकाला था, 3 है। देखिए B निकाला था हमने 3 है। ठीक है, B 3 निकाला था, B का मान 3 है, तो B की जगह रख दिया 3 है, तो ये हो गया 3 का वर्ग बराबर AB भुजा है हमारी समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी है, 6, तो AB की जगह रख दिया 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग। अब AE के वर्ग को तो वही लिखा, धन का चिन्ह लगाया, 3 का वर्ग होगा 9 और A का वर्ग होगा A का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 9 गुणा A का वर्ग बराबर 6 का वर्ग होगा 36 और A का वर्ग होगा A का वर्ग, तो ये होगा 36 गुणा A का वर्ग। ठीक है, अब 9 गुणा A के वर्ग को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा AE का वर्ग बराबर 36 गुणा A का वर्ग तो था ही दाईं तरफ, 9 गुणा A के वर्ग को दाईं तरफ ले गए तो ऋण का 9 गुणा A का वर्ग हो गया। अब 36 A के वर्ग में से 9 A के वर्ग को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 27 A का वर्ग। तो AE का वर्ग बराबर हमें मिल गया 27 गुणा A का वर्ग। इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों त्रिभुज AED एक समकोण त्रिभुज है, ये लाल वाला, क्योंकि कोण E कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज AED में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, जो 90 डिग्री का कोण है उसकी सम्मुख भुजा कर्ण होती है, वो यहाँ पे क्या है AD, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AD का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AE और DE, तो ये हो जाएगा बराबर AE का वर्ग धन DE का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर हो गया AE का वर्ग धन DE का वर्ग। अब देखिए AD का वर्ग हमें पता नहीं है, तो हमने AD का वर्ग लिख दिया बराबर AE का वर्ग समीकरण 1 में कितना है, आया है 27 गुणा A का वर्ग, तो हमने लिख दिया 27 गुणा A का वर्ग AE के वर्ग की जगह धन DE का वर्ग। DE कितना है दोस्तों, A, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप चित्र में, और ऊपर भी DE है A, तो DE का वर्ग कितना हो जाएगा, A का वर्ग। ठीक है, अब 27 गुणा A का वर्ग धन A का वर्ग कितना हो जाएगा, 28 गुणा A का वर्ग। ठीक है, तो AD का वर्ग आ गया हमारा 28 गुणा A का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न में सिद्ध करना था 9 गुणा AD का वर्ग। ठीक है, तो AD के वर्ग में हम 9 का गुणा कर देंगे, तो बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ 9 का गुणा कर देंगे। तो बाईं तरफ 9 का गुणा करेंगे तो 9 गुणा AD का वर्ग मिलेगा बराबर, दाईं तरफ 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणा 28 गुणा A का वर्ग। ठीक है, तो लिख दिया हमने 9 गुणा 28 गुणा A का वर्ग। ठीक है, तो 9 गुणा AD का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 28 होगा दोस्तों 252। ठीक है, तो 252 गुणा A का वर्ग, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब दोस्तों AB का वर्ग, ठीक है, किसी AB का वर्ग कितना होगा, AB की लंबाई है 6A, तो AB का वर्ग होगा 6A का वर्ग। ठीक है, तो AB का वर्ग 6 का वर्ग होगा 36 और A का वर्ग होगा A का वर्ग, तो AB का वर्ग हो गया 36 गुणा A का वर्ग। हमें दर्शाना था 7 गुणा AB का वर्ग, तो बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ 7 का गुणा कर देते हैं, तो 7 का गुणा करेंगे बाईं तरफ तो मिल जाएगा 7 गुणा AB का वर्ग बराबर, दाईं तरफ 7 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 7 गुणा 36 गुणा A का वर्ग। ठीक है, तो 7 गुणा AB का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 गुणा 36 होता है दोस्तों 252, तो ये हो जाएगा 252 गुणा A का वर्ग। ठीक है, तो 7 गुणा AB का वर्ग मिल गया हमें 252 गुणा A का वर्ग, इसे मान लेंगे दोस्तों हम समीकरण 3। हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिख दिया यहाँ पर। देखिए दोस्तों समीकरण 2 और समीकरण 3 आपस में बराबर हैं, क्यों, देखिए समीकरण 2 में दाईं तरफ है 252 गुणा A का वर्ग, और समीकरण 3 में भी दाईं तरफ है 252 गुणा A का वर्ग, यानी कि इनके दोनों के बाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया समीकरण 2 का बाईं तरफ है 9 गुणा AD का वर्ग बराबर समीकरण 3 का बाईं तरफ है 7 गुणा AB का वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, 252 गुणा A के वर्ग के बराबर है, तो हमारा आ गया 9 गुणा AD का वर्ग बराबर 7 गुणा AB का वर्ग। दोस्तों प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था, 9 गुणा AD का वर्ग बराबर है 7 गुणा AB के वर्ग के, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 16 में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज में
सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 2a। ठीक है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज ये प्रश्न में दे रखा है। और हम जानते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हमने वो बना लिया। अब हम एक लंब खींचते हैं BC पर AD। ठीक है, तो AD हमने लंब खींचा BC पर। ठीक है, तो कोण D दोनों तरफ 90 डिग्री का होगा। अब दोस्तों त्रिभुज BDA, ये बाईं तरफ वाला त्रिभुज BDA है जिसे हमने हरे रंग से दिखाया, और त्रिभुज CDA, ये नीले रंग का त्रिभुज, इसे हमने दाईं तरफ वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए कोण B बराबर कोण C, कोण B और कोण C ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं। ठीक है, कोण है तो एंगल के लिए हमने A लिख दिया। कोण D बराबर कोण D, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, एक कोण है बाईं तरफ वाला D और एक कोण है दाईं तरफ वाला D, इसलिए इसको उभयनिष्ठ कोण नहीं बोलेंगे, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, एक कोण है BDA, एक कोण है CDA। ठीक है, और कोण है तो एंगल के लिए हमने A लिख दिया। ये 90 डिग्री के कोण है। तो दोस्तों दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में, तो A कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। उनके समरूपता का क्रम क्या होगा, दोनों कोणों को लिख लेते हैं BD। ठीक है, तो BD क्या बच गया त्रिभुज BDA में, A, तो लास्ट अंत में लिख दिया हमने A। तो त्रिभुज BDA समरूप होगा किसके, त्रिभुज CD। और त्रिभुज CDA में क्या बच गया अक्षर A, तो त्रिभुज CDA के समरूप होगा। तो त्रिभुज BDA और त्रिभुज CD आपस में समरूप होंगे। अब दोस्तों हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो त्रिभुज BDA और त्रिभुज CDA की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो देखिए पहला दूसरा अक्षर पकड़ा त्रिभुज BDA में, तो BD, तो बटे में दाईं तरफ कौन सा त्रिभुज है, CDA, तो CDA का भी पहला दूसरा अक्षर पकड़ेंगे यानी कि CD, तो बट्टे में आ गया CD बराबर। अब बाईं तरफ वाला दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ा DA, DA लिख दिया ऊपर। फिर दाईं तरफ वाला दूसरा तीसरा अक्षर क्या, वो भी DA है, तो बट्टे में DA लिख दिया। ठीक है, अब देखो दाईं तरफ ऊपर भी DA है नीचे भी DA, DA से DA कट जाएगा तो 1/1 मिलेगा। तो BD बटा CD हमें कितना मिला, 1/1। यानी कि अब देखिए CD को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा CD, और इस एक को बाईं तरफ ले जाएंगे तो BD से गुणा होगा तो ये रह जाएगा BD। तो BD बराबर CD मिल गया हमको। तो BD और CD हमें बराबर मिल गए। ठीक है, तो दोस्तों ये वैसे आप याद रख सकते हो कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्षलंब डाला जाए तो वो जहां पर शीर्षलंब डाला है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब दोस्तों BD और CD इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, BC, तो वही हमने लिख दिया BD धन CD बराबर BC। अब दोस्तों CD किसके बराबर है, BD के, तो इसमें CD की जगह रख देंगे हम BD। तो ये हो जाएगा BD धन BD बराबर 2a। 2a क्यों, क्योंकि BC की लंबाई कितनी है, 2a, क्योंकि BC क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है जो कि हमने 2a मानी थी। ठीक है, तो BC की जगह रख दिया 2a। अब BD धन BD कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा BD बराबर 2a। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो BD बराबर कितना आ गया, a। ठीक है, तो BD हमारा आ गया a। ठीक है, इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ADB जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, ये हरा वाला बाईं तरफ वाला ADB एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण D जो है वो 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग जो है, ठीक है, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि यहाँ पर क्या है AB। तो AB का जो वर्ग है, ठीक है, AB का वर्ग किसके बराबर होगा, समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी समकोण त्रिभुज की, एक है AD, तो AD का वर्ग धन दूसरी भुजा कौन सी, BD, धन BD का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पर, AB, तो AB का वर्ग। ठीक है, अब AD का वर्ग तो लिख दिया हमने, BD कितना निकाला था हमने, A, यहाँ पर भी हमने A लिखा हुआ है तो BD की जगह लिख दिया A। तो BD का वर्ग है तो ये हो जाएगा A का वर्ग बराबर AB कितना है दोस्तों, 2A। ठीक है, तो AB की जगह रख दिया 2A तो ये हो जाएगा 2A का होल वर्ग। ठीक है, अब AD का वर्ग धन A का वर्ग बराबर 2 का वर्ग हो गया 4 और A का वर्ग हो गया A का वर्ग, तो ये हो गया 4 गुणा A का वर्ग। अब ये बाईं तरफ जो A का वर्ग है उसको हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो वो ऋण का हो जाएगा। तो बाईं तरफ बचेगा AD का वर्ग बराबर दाईं तरफ 4 गुणा A का वर्ग है और
ए का वर्ग दाईं तरफ गया तो ऋण का ए का वर्ग हो गया। ठीक है, अब 4 गुणा ए के वर्ग में से ए के वर्ग को घटाएंगे तो मिलेगा 3 गुणा ए का वर्ग, तो एडी का वर्ग मिल गया हमें 3 गुणा ए का वर्ग। ठीक है, एडी क्या है हमारा शीर्षलंब है। अब देखो प्रश्न में हमें बताना शीर्षलंब के वर्ग का 4 गुना, तो शीर्षलंब का वर्ग तो मिल गया हमें एडी का वर्ग। ठीक है, इसका 4 गुना कर देते हैं, तो दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा एडी वर्ग कितना क्या होगा दोस्तों, 4 गुणा जो 3 ए वर्ग था, क्योंकि दोनों तरफ हमने 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब 4 गुणा एडी का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 गुणा ए का वर्ग, तो 4 गुणा एडी का वर्ग आ गया हमारा 12 गुणा ए का वर्ग। इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक भुजा का वर्ग निकाल देंगे। तो कोई भी एक भुजा ले लेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहाँ ले रहे हैं ए बी। तो ए बी का वर्ग कितना होगा दोस्तों, ए बी है 2a। ठीक है, सभी भुजाएं 2a की लंबाई के बराबर है, तो ए बी का वर्ग होगा 2a का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग होता है दोस्तों 4, और a का वर्ग होगा a का वर्ग, तो ए बी का वर्ग आ गया 4 गुणा a का वर्ग। हमें क्या देख बताना है इसमें, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। ठीक है, तो दोनों तरफ 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, 3 गुणा 4 गुणा ए का वर्ग। ठीक है, 3 गुणा ए बी का वर्ग फिर किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, देखो 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, और ए का वर्ग, तो 3 गुणा ए बी का वर्ग हो गया 12 ए का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब हमने लिखा यहाँ पे समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, क्यों, क्योंकि देखो समीकरण 2 का दाईं तरफ कितना है 12 ए स्क्वायर, और समीकरण 3 का दाईं तरफ कितना कितना है 12 ए स्क्वायर। इसका मतलब सब दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, तो इनके बाएं तरफ भी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 ए बी का वर्ग बराबर 4 गुणा ए डी का वर्ग। ठीक है, तो हमने लिख दिया 3 ए बी का वर्ग बराबर 4 गुणा ए डी का वर्ग। ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, और ए डी क्या है, समबाहु त्रिभुज का एक शीर्षलंब। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकला, अतः समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। ठीक है, भुजा का वर्ग ए बी का वर्ग का 3 गुना, 3 से गुणा उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के, एक शीर्षलंब कितना एडी है। ठीक है, उसका वर्ग यानी एडी के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, और दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, कि समबाहु त्रिभुज में उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, तो हमने सिद्ध कर दिया। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 17 में दोस्तों हमसे कहा गया है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, प्रश्न दिया गया हमें त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लिया हमने एबीसी में, ए बी बराबर 6 गुणा √3 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है दोस्तों, 6 गुणा √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बना लिया हमने। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और BC 6 सेंटीमीटर है, तो BC हमने बना लिया 6 सेंटीमीटर। तो कोण भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें तो एक ही तरीका पता है, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगती है तो 90 डिग्री होगा, नहीं तो 90 डिग्री नहीं होगा। फिर देखेंगे कि क्या करना है, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय को इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ए बी का वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी है 6 गुणा √3, तो ए बी का वर्ग होगा 6 गुणा √3 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग होता है 36, √3 का वर्ग होता है 3, तो 36 गुणा 3, तो ए बी का वर्ग आ जाएगा, ये ए बी का वर्ग आ जाएगा हमारा 36 गुणा 3 यानी कि 108। ठीक है, अब निकाल लेते हैं दोस्तों हम BC का वर्ग। BC है हमारा 6, तो BC का वर्ग होगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग होता है 36, तो BC का वर्ग आ गया हमारा 36। अब निकाल लेते हैं दोस्तों हम AC का वर्ग। AC है हमारा 12, तो 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144, 12 गुणा 12, तो AC का वर्ग आ गया हमारा 144। ठीक है, तो जो जो दो छोटे वर्ग आए उन दोनों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, छोटे वर्ग क्या है 108 और 36, तो 108 धन 36 करेंगे तो मिलता है 144, यानी कि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर मिलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AC का वर्ग जो कि 144 है, ठीक है, वो किसके बराबर है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, क्योंकि AB का वर्ग है 108 और BC का वर्ग है 36, और 108 धन 36 है 144, तो हमने लिखा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, AC का वर्ग हमें किसके बराबर मिला, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, जैसे कि यहाँ पर AC का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे अन्य दो भुजाएं कौन सी, AB और BC के वर्गों के योग के बराबर हो,
तो पहली भुजा का समकोण होता है। तो इसमें पहली भुजा का वर्ग क्या था? AC, AC का वर्ग। तो AC हो गई पहली भुजा। तो पहली भुजा का समकोण, तो AC का समकोण कौन सा है दोस्तों? B। ठीक है, AC का समकोण है B। तो कोण B कितना होगा हमारा? 90 डिग्री का। तो कोण B हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, और दोस्तों हमें कोण B निकालना था। अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प 90 डिग्री का है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है। ठीक है, तो विकल्प C हमारा सही है, 90 डिग्री। तो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प C, 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।